हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है सभी का। डिस्कस करेंगे सीटेट 2021 16 दिसंबर। आज का एग्जाम आपका सफलतापूर्वक कंडक्ट करा लिया गया है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज मैथमेटिक्स के कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। ये वीडियो थोड़ा सा लेट है बट आपको जेन्युइन क्वेश्चंस जो आज पूछे गए हैं वो उन क्वेश्चंस का हम यहाँ पे एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे और साथ में देखेंगे कि एग्जाम्स का पैटर्न यहाँ पर कैसा रहा है और आने वाली शिफ्ट का पैटर्न यहाँ पर कैसा रहने वाला है। तो वीडियोस को पूरा देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि वो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों यदि आपका नेक्स्ट शिफ्ट में किसी एग्जाम में होने वाला है तो प्लीज़ आप ये नंबर मेरा नोट कर लीजिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है और यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस मेरे को भेज सकते हैं जिससे हम अगली वीडियोस के एनालिसिस ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो जिन भी लोगों का आगे एग्जाम होने वाला है तो प्लीज़ इस नंबर पे अपने क्वेश्चंस व्हाट्सअप कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चंस पूछा गया था, इसमें से सीटेट का पैटर्न वैसा ही था जैसे हर बार रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट था कि ये इस बार अपने सीटेट ने ऑनलाइन कंडक्ट करा लिया। लास्ट टाइम इसका ऑफलाइन हुआ था, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑनलाइन कंडक्ट कराया है। पैटर्न वही था, 15 इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं और 15 इसमें मैथमेटिक्स का पेडागोजी आता है। तो 15 क्वेश्चंस बिल्कुल सटीक थे न्यूमेरिकल्स वाले और 15 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के थे ऑनलाइन में भी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कुछ लोग पूछते हैं नेगेटिव मार्किंग होता है, तो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि नेगेटिव मार्किंग सीटेट में नहीं होता है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा सही है। इस प्रकार से विकल्प दिए गए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला दिया गया था आगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। एक प्रकार से एक फॉर्मूला ये दिया गया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला दिया गया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। इस प्रकार से चार फॉर्मूले थे, चार ऑप्शंस थे आपके और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शंस आपका सही हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और फिर यहाँ पर प्लस नहीं होता, यहाँ माइनस का 2ab आता है, ठीक है। ऐसा ही जो आगे के दो थे विकल्प, उसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था एक में, तो इस प्रकार से दिया गया था कि a माइनस बी और a माइनस बी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये a माइनस बी और a प्लस बी होता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई थिंक सबको क्लियर होगा। यदि किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपने कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हिंदू अरेबिक जो पद्धति में हम क्वेश्चंस को लिखते हैं, जो संख्याओं को लिखा जाता है, जिनको हम अक्सर रोमन अंक भी कहते हैं, तो उससे एक क्वेश्चंस पूछा गया था और ये मैंने आपको अपने चैनल पर ही पूरा चैप्टर इसका डिस्कस कराया है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको आसान से किया होगा। ये आपका क्वेश्चन था LXIX, ठीक है। LXIX को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ये मैथमेटिक्स नंबर्स में पूछा गया था कि इसको क्या लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि L जो होता है ये 50 के लिए स्टैंड करता है, X जो होता है ये आपका 10 के लिए स्टैंड करता है और ये जो एक I होता है ये आपका एक वैल्यू के लिए स्टैंड करता है। तो बिल्कुल सिंपल है, रोमन अंक में हम जोड़ देते हैं। L का क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, प्लस आपका देखिए X है, ठीक है। तो X आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो S को 10 जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये लास्ट x से 1 कम है, ठीक है, यानी कि 10 माइनस 1, यहाँ पर 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50 और 10 60 प्लस ये आपका 969 आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो हिंदू अरेबिक पद्धति, यदि आप क्वेश्चंस अगली शिफ्ट में एग्जाम देने जा रहे हैं तो रोमन संख्याओं को एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हर बार सीटेट में एक क्वेश्चंस यहाँ पे बनता है और जो 1 नंबर आपको सॉलिड प्रदान करा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संख्या 1 से लेकर के 40 तक की विषम संख्याओं का योग पूछा गया था, ठीक है। तो 1 से लेकर 40 तक की विषम संख्याएं कितनी होंगी आपकी, ये होंगी 20 संख्याएं होंगी, क्योंकि 20 ही सम संख्याएं होंगी और 20 ही विषम संख्याएं होंगी। अब आप लगा लीजिए जो पहली संख्या होगी, जो पहली विषम संख्या होगी
वो कौन सी होगी, और जो अंतिम विषम संख्या होगी वो कौन सी होगी। पहली विषम संख्या आपकी 1 होगी क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आपकी जो अंतिम विषम संख्या है वो कौन सी होगी, ये होगा आपका 39 क्योंकि 40 तो एक सम संख्या है। तो हमको पता लग गया कि यहाँ पर टोटल 20 संख्याएं हैं, पहली विषम संख्या 1 है और अंतिम विषम संख्या 39 है। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 यानी कि संख्या टोटल संख्या बटे 2 और a + l। a बोलते हैं आपका पहली संख्या को और l बोलते हैं आपका अंतिम संख्या को। तो बस फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा n की जगह 20 रखेंगे, 20/2, a की वैल्यू रख देंगे 1 हो जाएगा, प्लस में आपका 39 वैल्यू आ जाएगा आपका, 2 से डिवाइड करेंगे 20 को तो आएगा 10 और यहाँ पर 39 + 1 हो जाएगा 40। 10 × 40 हो जाएगा आपका 400। तो ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये पूछता है यदि सम संख्याओं का योगफल क्या है, ठीक है। तो सम संख्याओं का भी आप निकाल सकते हैं। सम संख्याओं का पहली संख्या क्या हो जाएगी 2 और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 40, ठीक है। अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 40 और पहली संख्या आपकी हो जाएगी 2। तो वो भी सिंपल है एकदम, बस 10 से गुणा कीजिएगा तो ये आपका 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो ये 420 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा गया था कि विषम संख्याओं का योगफल क्या है, तो विषम संख्याओं का योगफल 400 है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था 12/9 में कितने 1/3 हैं। तो ये तो यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से। एक बार लास्ट टाइम याद है आपको, सबको पूछा गया था 2 सही 2/3 में कितने 1/3 कितने 1/3 हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही था। मान लीजिए कि 12/9 में कितने 1/3 हैं, ठीक है। तो बस सिंपल है, इसको 3 को ऊपर ले आइए और इसको नीचे ले आइए, दूसरे वाले को उल्टा कर देते हैं। सिंपल है, यहाँ से काट दीजिए, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12, यानी कि इसमें 4 इसका आंसर आ जाएगा। 12/9 में कितने 1/3 हैं, 4 1/3 हैं, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। एक इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि 12/9 है, ठीक है। तो इसका आप सरलतम रूप लगा लीजिए। हमको पता है 3 से कट जाएगा, तो 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9, ये कितना आ गया आपका 4/3। क्या हम 4/3 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1/3। तो हमको दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या है, ये 12/9 आपका 4 1/3 के बराबर है, क्योंकि 1/3 को 4 से गुणा हो रहा है, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये 12/9 किसके बराबर है, 4 1/3 के बराबर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता था और इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा परेशान किया भी है स्टूडेंट्स को। एक क्वेश्चन है आपका, यदि 5 से 5/4 का आधा 20 है, ठीक है। यदि 5 से 5/4 का आधा 20 है तो 5 के, सॉरी माफ कीजिएगा, ये से नहीं होगा के है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है। 5 के 5/4 का आधा क्या है 200 है, तो 5 के 20 गुने का मान क्या होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ने समझा कि ये 5 एक वैल्यू है। अब इसको वैल्यू ना समझ के इसको x समझ लीजिए। मैं तो कहता हूँ ये x है, x के 5/4 का आधा 200 है, तो x के 20 गुने का क्या होगा। बस ये निकालना था आपको, इतना सा कंफ्यूजन दूर करना था। तो समझिए कि x के 5/4 x गुणा 5/4, इसका भी आधा कितना है 200 है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। x बराबर क्या हो जाएगा 200 गुणा, ये आपका 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 5 इसका अपॉन में आ जाएगा। 5 से इसको काट लीजिए, 40 बार कट जाएगा। सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, कितना आ गया आपका 320 रुपये। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 320 रुपये। पूछा है इसने कि 5 के 20 गुने का मान क्या होगा। अब देखिए कुछ लोगों ने 20 पंजे 100 लगा दिया, 100 भी विकल्प में था, ठीक है, लेकिन वो गलत आंसर होगा, क्योंकि इस 5 की जो वैल्यू आई है ना, ये 320 आई है। अब इस 320 के 20 गुने का निकाल लीजिए। 320 को आप डिवाइड गुणा कर लीजिए 20 से, तो ये 32 दूनी कितना होता है 64 हो जाएगा, और ये 2 जीरो लग जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 6400 रुपये, ठीक है। 6400 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कुछ भी आपको थोड़ा सा भी विचलित नहीं होना है, क्वेश्चंस को समझना है कि क्वेश्चंस कहने क्या जा रहा है, ठीक है।
पहले क्वेश्चंस को समझ लीजिए, उसके बाद उसके सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे लोग ने इसमें आंसर गलत कर दिया, फिर उसको पूछा कि कैसे होगा ये, क्योंकि 5 के 20 का 20 गुना पूछा है तो 20 पंजे 100 लोगों ने लगा दिया ये आंसर होगा। नहीं होगा, क्योंकि देखिए उसने इन्फॉर्मेशन कुछ और भी दे रखी है। यदि क्वेश्चंस के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है, इसका मतलब है कि उसका यूज किया जाएगा और तभी उसका आंसर आप फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो संख्याओं का मासा 11 है तथा लासा 693 है, तो एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या क्या होगी। सिंपल है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ के। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। तो मासा हमारे पास दे रखा है कितना है, 11 है। एलसीएम दे रखा है आपका 693 है। पहला नंबर दे रखा है आपका 77 और सेकंड नंबर आपको निकालना है, ठीक है। तो सेकंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा आपका 11 इंटू 693 और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 77। 11 से डिवाइड कर लीजिए, 7 बार चला जाएगा। 7 से डिवाइड कर लीजिए इसको, 7 8 56, 7 9 63, 9 बार जाएगा और उसके बाद बचेगा 6 बचेगा, 6 3 हो जाएगा, 7 9 63। तो सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 99। तो सेकंड संख्या क्या होगी आपकी 99 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आते थे, बहुत ही क्वेश्चंस इजी आए पूछे गए हैं आज के। और ओवरऑल पेपर जो था वो एकदम इजी टू मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं आप। हमेशा कुछ भी आप डरिएगा मत, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आगे उसका लेवल हार्ड कर दिया जाएगा, इसी लेवल के क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। 880 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल पूछा था आपसे। तो परिधि क्या होता है आपको पता है, 2πr क्या होता है आपका परिधि होता है, 880 दिया हुआ है। पाई की वैल्यू रख के आर का मान निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो बस आर का मान निकाल लीजिए। आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 880/2 पाई। पाई की यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, 880 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7, तो 7 आपका ऊपर पहुँच जाएगा, राइट। इसको 11 से डिवाइड कर लीजिए, आपका 2 बार चला जाएगा, इसको 8 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया और 4 से इसका आपका सीधा 20 बार चला जाएगा। आर की वैल्यू आपकी आ गई 7 दूनी 14 यानी कि 140। आर की वैल्यू आपने निकाली यहाँ पे 140 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था, क्षेत्रफल होता है आपका πr²। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ना, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पूरा, ये होता है πr²। पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 गुणा 14, सॉरी माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 14 नहीं होगा, 880 सेंटीमीटर था यहाँ पर, तो उसे डिवाइड करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका πr² हो जाएगा। और पाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए यहाँ पर आप 140 इंटू 140, ठीक है। बस इसका मल्टीपल कर लीजिए और इसका आपका आंसर आ जाना है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। आगे लिखा है कि घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाला समय के लिए कौन सा गलत है। देखिए क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा, घड़ी के क्वेश्चंस आज पूछे गए थे। घड़ी का जो बड़ी वाली सुई होती है ना, वो 60 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 60 मिनट में एक पूरा चक्कर पूरा करती है, 12 से लेकर के 12 पर लौट आती है। 60 मिनट लगते हैं बड़ी सुई को, ठीक है। तो ये आपका 360 डिग्री घूम जाती है 60 मिनट में, ठीक है। और एक अंक से दूसरे अंक तक आने में कितना समय लगता है, केवल 5 मिनट। ध्यान दीजिएगा, एक अंक से दूसरे अंक तक आने में कितना समय लगता है, केवल 5 मिनट। कैसे, टोटल कितने हैं आपके 12 हैं, कितने हैं आपके टोटल 12 हैं, ठीक है ना। तो एक 5 मिनट के अंतराल में ये 30 डिग्री का एंगल पार करती है, ठीक। 5 मिनट के अंतराल में ये 30 डिग्री का एंगल पार करती है। यहां से हम निकाल लेंगे 5 मिनट में, 60 मिनट में यदि 360 डिग्री पार कर रही है तो 5 मिनट में कितना पार करेगी, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ यही पूछना चाह रहा है कि ये अगले किसी अंक से अगले अंक तक पहुंचने में
कितना समय लेगी, ठीक है, तो ये 5 मिनट समय लेगी, ठीक है, एक अंक से अगले अंक तक पहुंचने में। अब यहां पर इस 5 मिनट को इसने क्या किया होगा, इसने 4 ऑप्शंस में डिवाइड किया होगा। जैसे हम 5 मिनट को घंटे में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 60 से यदि भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/12 घंटा, ठीक है। या फिर इसको यदि मिनट में इसने लिखा 5 मिनट लिख सकती है, 5 मिनट लिख सकता है, ठीक है। या फिर इसको सेकंड में यदि इसको चेंज करना है तो कैसे लिखेगा, ये 5 × 60 कर देगा, ठीक है, 300 सेकंड लिख देगा। और एक इसमें ये तीनों तो ये हो गए समय, ये बिल्कुल ठीक होंगे आपके, ठीक है। एक और होगा इसमें कोई ऑप्शंस जो उसमें गलत होगा, जो 5 मिनट का वैल्यू नहीं ला रहा होगा। देखिए 1/12 घंटे का मतलब भी तो 5 मिनट होते हैं, 5 मिनट का मतलब होता ही 5 मिनट है। 300 सेकंड भी तो 5 ही मिनट होते हैं, ठीक है। इसमें सेकंड में लिख दिया होगा, इधर घंटे में लिखा था, इधर ये मिनट में लिख दिया। तो बात इसने तीनों ऑप्शन में एक ही कही, लेकिन कोई एक ऑप्शन होगा जो कि इसमें ऐसे गलत होगा ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। और थोड़े से कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा सोचने पे परेशान कर सकते हैं लोग। आगे चलते हैं। एक रेलगाड़ी पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बंगलुरु सुबह 7:30 पर पहुंच गई। यात्रा में कुल कितना समय लगा, ये पूछा गया है। अब देखिए 13 बजना यानी कि दोपहर के 1 बजे, ठीक है, दोपहर के 1 बजे से लेकर के और 1:15 पर गाड़ी चली गई है और रात के 1:15 तक लगा लीजिए आप, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएंगे पूरे 12 घंटे, ठीक है। अब रात के 1:15 से सुबह के 7:30 तक इसको माइनस कर लीजिए, 1:15 को माइनस कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 15 और ये 6 घंटे 15 मिनट आपकी और चली ही गाड़ी। तो कुल कितना समय हो गया, 12 और 6 कितना हो गया, 18 घंटे और 15 मिनट। 18 घंटे और 15 मिनट आपकी गाड़ी का समय हो गया, राइट। कुछ क्वेश्चंस आपके गणित पेडागोजी से थे, गणित पेडागोजी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक पूछा गया था कि गणित की प्रकृति कैसी है। तो सबको पता है कि गणित की प्रकृति है तार्किक प्रकृति। गणित कोई व्यवहारिक नहीं है, गणित कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, गणित कोई ऐसा नहीं है कि किसी को साइकोलॉजिकल देखा जाए, है ना। गणित कोई ऐसा नहीं है कि आप नई नई चीज़ें इसमें इजाद करते हैं। गणित जो है वो सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है, वो तर्कों पे चलने वाले सब्जेक्ट है, वो है गणित, ठीक है। तो गणित की प्रकृति होती है आपकी तार्किक प्रकृति होती है। नेक्स्ट देखेंगे आपका, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान कराना है। ये किसका कथन है, ऐसा क्वेश्चन से पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये कथन है आपका डटन का कथन है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त कराना नहीं है बल्कि शक्ति प्रदान करना है, ये डटन का कथन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो देखिए एनसीएफ 2005 ने ये सिफारिश की थी कि प्राथमिक स्तर पर गणित को जो सिखाने का अर्थ है वो बच्चे की रोजमर्रा की दिनचर्या पर जो वो गणित की क्रियाएं करता है वो सिखाने को केंद्र में रखना चाहिए। जैसे कि वो जोड़ता है जैसे वो दुकान पे कुछ सामान लेने जाता है तो उसको वापस कितना रुपए मिलना चाहिए, तो वो जोड़ है बेसिकली, घटा है, गुणा है और वो भाग है। तो एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ने इसकी 2005 ने ये सिफारिश की थी कि प्राथमिक स्तर पर गणित की जो शिक्षा है वो बच्चे को जोड़, घटा, गुणा, भाग इत्यादि जो उसकी दैनिक क्रियाएं होती हैं उसके बेस को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आपके आज के क्वेश्चंस जो कि 16 दिसंबर फर्स्ट टेस्ट एग्जाम में पूछे गए थे। मैं आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।